Okay, so new chapter is chemical kinetics. Chemical kinetics. Basically, it is the branch of chemistry in which we will study the rate of reaction or speed of reaction. Speed of reaction. It means suppose that हम किसी कार को ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या होगी भाई, जाहिर सी बात है कहीं पर भी हमें इसकी इंक्रीज करनी पड़ेगी और कहीं पर हमें इसकी स्पीड डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होगी। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। कौन सा कंडीशन आपको कहाँ है जिसकी वजह से आपको इसकी स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करनी पड़ेगी। ग्रेट, ये चीज वहां पर। अब उसी तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कोई भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एक रिएक्टेंट होता है वो बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट पड़ेगा? इस जो रिएक्टेंट रहेगा उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जाहिर सी बात है क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस बीच में इसका कन्वर्जन रेट दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मींस कितनी स्पीड से आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट हम लोग मिल्क से कर्ड बना रहे हैं, अपने आप ही बना है, तो इसमें कोई ना कोई प्रोसेस होता होगा कि इसमें कितना मिल्क कितने टाइम में कर्ड होगा। ओके, तो इसके अंदर की जो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई रिएक्टेंट कितनी स्पीड से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसी को हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि व्हाट इज स्पीड ऑफ रिएक्शंस। अब जाहिर सी बात है एक छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है एंड वो प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाएगी, बनार में उसका प्रोडक्ट बनाती है 1000। ठीक है, बनार में क्या बनेगा, 1000 पड़ेगा। ओके, तो 2 आवर में कितना बनेगा, जाहिर सी बात है सिंपल सा लॉजिक है, 2000 प्रोडक्ट। 3 आवर्स में कितना बनेगा, 3 आवर्स में कितना बनेगा, 3000 प्रोडक्ट। बेसिकली अच्छा, इसकी स्पीड पर बिल्कुल भी ये डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, या इसकी स्पीड डिपेंड नहीं करेगी कि इसके पास प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल कितना है। कहीं ऐसा पॉसिबल है, मान लीजिए इसका रॉ मटेरियल अब रह गया ओनली 5000 बनाने का रह गया। ठीक है, जो कि पहले था 1 लाख प्रोडक्ट बनाने का। 1 लाख प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल था, अब उसने इतने सारे प्रोडक्ट बना डाले कि अब इसका रॉ मटेरियल ओनली 5000 का रह गया। तो क्या होगा, क्या इसकी स्पीड रुक जाएगी इस मशीन की? क्या इस पर्टिकुलर मशीन की स्पीड पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि ये इसी कांस्टेंट स्पीड से वर्क करेगी। ठीक है, इसी कांस्टेंट स्पीड से वर्क करेगी। ओके, इसी कांस्टेंट स्पीड से वर्क करेगी। ये चीजें यहाँ पर समझ में आ गई। ठीक है, बट अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। उस एग्जाम्पल में एक बात समझेंगे, जस्ट अ सेकंड। एक पानी की एक बड़ी सी टंकी है, वाटर टैंक है, और इस वाटर टैंक में पूरा वाटर फिल है।
एक टैब लगा हुआ है, ओपन टैब। तो इसका वाटर यदि हम इसको ओपन कर देते हैं तो इसका वाटर बहुत तेजी से आगे आकर के गिरेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। बट जैसे जैसे इसका वाटर डिक्रीज होता जाएगा इसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। ये इसकी स्पीड बहुत कम होती जाएगी जब जब इसका वाटर लेवल कम होता जाएगा। अब इसमें आप एक बात समझो कि इस वाटर की जो स्पीड है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो इसके वाटर के ऊपर डिपेंड कर रही है कि इसके अंदर कितना वाटर है, जो कि प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। ज्यादा वाटर रहेगा तो स्पीड ज्यादा रहेगी, कम वाटर रहेगा तो स्पीड कम रहेगी। आपने दो केस देखे, फर्स्ट केस में क्या देखा आपने, उसमें स्पीड थी बच्चों कांस्टेंट स्पीड थी, और इस वाले केस में आप देख रहे हो कि इसकी स्पीड कैसी, वेरिएबल स्पीड है, मतलब इसकी स्पीड कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। तो बच्चों इसमें जो हम केमिकल रिएक्शन होती है उसमें दोनों ही केस पॉसिबल होते हैं और दोनों ही केस की हमें स्टडी करनी है, जिसमें एक ऐसी केमिकल रिएक्शन रहेगी जिसमें स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और एक ऐसी ही केमिकल रिएक्शन रहेगी जिसकी स्पीड कैसी रहेगी, वेरिएबल रहेगी, ठीक है। ग्रेट। तो अब थोड़ा सा आगे हम चलते हैं बच्चों। अब यहां पर एक बात समझिए, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। इट्स मींस the concentration of reactant will decrease whereas the concentration of the product will increase. Okay, now great. So basically rate is depend only on the concentration of reactant as well as concentration of product. मीन्स कितनी स्पीड से इसका कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अभी इसको माइनस बाद में समझाऊंगा क्या होता है, बट इसका डिक्रीज हो रहा है इस वजह से इसका माइनस लगाते हैं। अच्छा, इसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो कितनी तेजी से, सपोज दैट इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 15 पार्टिकल्स थे और 15 पार्टिकल्स को आपको फर्स्ट केस में था 0, यदि हम इसकी बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभी केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट नहीं हुई तो यहाँ पर 15 पार्टिकल्स थे या 0 पार्टिकल्स थे, बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पर ओनली 5 पार्टिकल्स रह गए हैं और यहाँ पर 10 पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो बेसिकली आपने देखा कि इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस पूरे प्रोसेस में मैं आपसे कहूँ कि 10 मिनट्स का टाइम लगा, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। आप बड़ा सिंपल से बोलोगे सर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, मीन्स पहले कितना था और अब कितना, तो आप कह दोगे कि इसमें तो चेंज जो आया है बेसिकली डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी। डेल्टा आर मीन्स क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आया, तो आप लोग इनका डिफरेंस तो सर 10 का आया और टाइम कितना लगा, वो भी 10 का लगा, तो आप इससे कैंसिल आउट कर दोगे तो 1 पार्टिकल्स पर मिनट इसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। अब सेम प्रोडक्ट के बिहाफ पर भी हम कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पहले कितना था, 0 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया। कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया, कितने मिनट में आया, 10 मिनट में ही आया। तो पर मिनट आपका पर पार्टिकल्स चेंज हो रहा है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये एक छोटा सा एग्जांपल था जिसके बिहाफ पर हम समझ सकते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शंस का रेट निकालेंगे, ओके। तो ये दो तरीके, और एक और आप इसको रेट को लिख सकते हो, तो माइनस का डी आर कंसंट्रेशन ओवर डी टी, ठीक है। इस तरीके से हम इसका रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं, ओके। तो अब आपको एक बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो रिएक्टेंट रहेगा उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होगा। एक ग्राफ यदि हम इसको बनाते हैं और यहाँ पर हम इसका लेते हैं कंसंट्रेशन एंड दैट इज टाइम, ओके। तो पहले कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहा होगा
और बट जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा तो इसका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में। मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं, ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। बट एक ऐसा भी केस आएगा जिसके टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बढ़ने वाले का क्या रहेगा भाई, बढ़ने वाला रहेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो जैसे अब प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, एंड रिएक्टेंट के केस में क्या हो रहा है कि इसके टाइम के रिस्पेक्ट में इसका कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। यही आपने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, एक रिएक्टेंट होता है, वो किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब इसकी स्पीड पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी स्पीड पर कैसे चेंज होता है, कि हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और इसको हम आगे चलते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D, मीन्स इसके क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स, वेयर C एंड D आर प्रोडक्ट्स, ओके। तो इस केस में आप देख सकते हो कि हम किसी भी एक रिएक्टेंट से या किसी भी एक प्रोडक्ट से पूरी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो। कैसे, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ आपने करना है रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ ए, तो सिंपल सा है, माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ बी, तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर डेल्टा टी, रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ डेल्टा सी, और बट प्रोडक्ट में हम लोग माइनस यूज नहीं करेंगे, तो डेल्टा टी। ये इस तरीके से हम लगा सकते हो, और डी के केस में भी लगाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। ये आप इस तरीके से इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। यहां तक क्लियर है, और चलिए थोड़ा सा अब आगे समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज कोई भी केमिकल रिएक्शंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, PCl3 प्लस Cl2 गिव्स PCl5, एक केमिकल रिएक्शन है। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आपका तो बड़ा सिंपल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 ओवर डेल्टा टी। दूसरी से निकाल सकते हैं, Cl2 से निकालेंगे तो माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 ओवर डेल्टा टी। सपोज दैट इस PCl5 के केस में निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा डेल्टा PCl5 कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 ओवर डेल्टा टी। यहाँ से हम इस तरीके से इसका रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको। एक रिएक्शन है आपका A, ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी, C D, ओके। इस केस में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ए, ये माइनस रिएक्टेंट साइड हम माइनस का यूज करते हैं, प्रोडक्ट साइड हम माइनस का यूज नहीं करते। जो भी इसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो 1 के अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डेल्टा टी एंड इज इक्वल टू, इस बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, एक ही वैल्यू होती है, आप चाहो तो इसके आगे ही इज इक्वल टू लगा दीजिए, माइनस 1 अपॉन बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू, अब कोई माइनस नहीं लगेगा, 1 अपॉन सी डेल्टा स्मॉल सी डेल्टा कंसंट्रेशन सी ओवर डेल्टा डी इज इक्वल टू
1 अपॉन डी डेल्टा कंसंट्रेशन डी ओवर डेल्टा। ये यहाँ से हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे आपने देखा क्या, जो भी इसके सामने नंबर ऑफ मोल्स लगे हुए हैं वो 1 के अपॉन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। इसको बैलेंस करेंगे, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी, ठीक है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट है तो एंड डेल्टा N2 ओवर डेल्टा T। इसके 1 अपॉन कुछ भी रखेंगे क्योंकि इसके सामने नंबर ऑफ मोल्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर हम बात करते हैं तो 1 अपॉन 3 माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ H2 ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 ओवर डेल्टा T। इस तरीके से हम इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन में ये A क्या है, यदि हम यहाँ से बात करें कि व्हाट इज डेल्टा A माइनस का डेल्टा A ओवर डेल्टा T, तो इसको बोला जाएगा डिसअपीयरेंस ऑफ A, ओके। एंड व्हाट इज C के केस में यदि हम बोलते हैं डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर डेल्टा T, तो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ C और फॉर्मेशन ऑफ C। वी कैन से दैट इट इज द फॉर्मेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, and in case of D it is also rate of formation of D, okay, but in case of A it is the rate of disappearance of A and it is the rate of disappearance of B, ठीक है। जब तक इसके सामने देखो दो चीजें थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेता हूं। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखो, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन C मींस सिर्फ C, कंसंट्रेशन ऑफ C ओवर डेल्टा T। बट इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इट्स मींस 1 अपॉन C डेल्टा C ओवर डेल्टा T। यदि हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स जो है इसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं तो फिर वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। तो जब सिर्फ C की बात करते हैं, ठीक है, उस चेंज इन C की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C। इसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ D रहेगा और यहाँ पर रेट ऑफ फॉर्मेशन नहीं आएगा, यहाँ पे डिसअपीयरेंस आएगा, ये अपीयरेंस में आएगा और ये डिसअपीयरेंस में आएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चीज़ हमारी अच्छे से क्लियर होगी कि कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे आपने देखा था कि रेट इज इक्वल टू माइनस का dr ओवर dt और आपने देखा था माइनस का डेल्टा r ओवर डेल्टा t। ओके, यहाँ तक तो समझे। एक रेट जो होता है, रेट मीन्स कोई रिएक्टेंट यदि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका जो रेट होगा वो किसके ऊपर रहेगा, तो रेट बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ओके, तो अब इसमें आप क्या समझोगे कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ R। यहां से रेट आपके के क्या है, के यहां पर है रेट कांस्टेंट। व्हाट इज के हो जाएगा यहाँ पर रेट कांस्टेंट। अच्छा, अभी आप क्या बोलोगे सर एक चीज समझनी है, और यदि किसी रिएक्शन में ये होता है 2R गिव्स 3B, जो नंबर ऑफ मोल्स लगते तो क्या हो जाता है, तो आपने इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में पढ़ा था कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ R, ठीक है। तो क्योंकि ये माइनस रिएक्टेंट है तो माइनस लेके चलेंगे, एंड ये जो इसके सामने रहेगा इसमें पावर है, तो बेसिकली
रेट इज इक्वल टू के आर की पावर क्या हो जाएगा 2। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ रेट इज इक्वल टू के आर की पावर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, जो भी इसके सामने नंबर ऑफ मोल्स लगा रहेगा वो इसकी पावर में आ जाता है। ये रेट कब है? जब हम रेट कांस्टेंट का यूज कर रहे हैं। ये रेट कब है? विदाउट रेट कांस्टेंट, हम इसमें टाइम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब टाइम का यूज करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला होता है और रेट कांस्टेंट का यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली दोनों रेट इक्वल होते हैं। ठीक है, ये और ये। अच्छा, एक चीज और समझ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक रिएक्शन है ए एक्स ए प्लस वाई बी गिव्स प्रोडक्ट बी गिव्स प्रोडक्ट्स। ओके, तो अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग तो देखो एक रेट निकालोगे आप सिंपल से याद रखना चाहिए वाली बात है सर, रेट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/x डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर डेल्टा टी। जब टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जब रेट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो अपने तो सिंपल सा है, रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर x आ जाएगा डॉट यहाँ पर दूसरा रेट या इसी में हम इसको ऐड कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर y। ठीक है, एक बार में हमें सारे रिएक्टेंट्स लेने होते हैं जब हम रेट निकालने होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। तो इस केस में रेट इज इक्वल टू के ए की पावर x डॉट b की पावर y। यहां से आपने इस केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया। बट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो बच्चों, जो इसकी पावर होती है द सम ऑफ x प्लस वाई, इसी को बोला जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? जो भी इसकी पावर है उसको आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। इसको थोड़ा सा और क्लियर करते हैं और अच्छे से इसको क्लियर कर देते हैं। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अभी आपने क्या देखा बस में, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 b की पावर minus का 1/2 and what is the order of this reaction? So simply you can calculate order of reaction, you can calculate by solving this 2 plus minus के 1/2, it will comes 1 whole 1/2. So basically it is the order of this reactions, and in case rate is equal to k a की पावर माइनस के 1/2 एंड b की पावर 1/2। इट्स मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 0। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब कांस्टेंट के टर्म में रेट दिया जाता है तो जो भी रिएक्टेंट की पावर होती है उसको हम ऐड कर देते हैं और वहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो, तो एक चीज आपको क्लियर समझ में आ गया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, और आपको ये भी समझ में आ गया कि यदि हम रेट निकालेंगे, एक रिएक्शन है R गिव्स B, तो रेट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो माइनस का डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R ओवर डेल्टा T एंड रेट इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के, तो R की पावर x रख देते हैं यदि इसके सामने x लगा है। ठीक है, यदि कुछ नहीं लगा तो हम सिंपली वन रखेंगे। ओके, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, और ये दोनों बेसिकली इक्वल होती है, तो k इज इक्वल टू r की पावर x इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा r ओवर डेल्टा t। ये इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शंस है। यहां तक समझ में आ गया?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शंस बार, ठीक है, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शंस। दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरीके से भी और यहाँ से, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब एक बात करते हैं कि इस रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट K. So first case is zero order reaction. For zero order reaction, इस केस में क्या होगा, आप कहोगे बड़ा सिंपल है, क्या रेट इज इक्वल टू K A की पावर 0 या R की पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यदि एक रिएक्शन चल रही है वही R gives P। क्यों? क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो R की पावर 0 होगा, जो इसकी पावर होगी या सम ऑफ पावर होगी वही तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। बट अब अभी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बात कर रहे हैं। तो K रेट इज इक्वल टू K R की पावर हो जाएगा 0। ग्रेट। उसी तरीके से ये हमारा क्लियर हुआ। तो इस केस में आपका रेट किसके इक्वल आया, K के, ठीक है। और वहां पर हम रेट देखते हैं तो बेसिकली रेट इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ R ओवर डेल्टा T, यही था। अब R मींस क्या होता है, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन यूनिट दैट इज मोल पर लीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। तो इस केस में रेट की यूनिट क्या होनी चाहिए, रेट की यूनिट होनी चाहिए आपकी मोल पर लीटर और नीचे सेकंड मींस, तो ओवरऑल रेट की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ये चीज क्लियर हो, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड आपका यहाँ से क्लियर हो। अब यही वैल्यू हम उठा करके रखेंगे इसमें, तो K की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। इट इज द unit of K rate constant when order of reaction is 0 reaction. ओके, ये चीज क्लियर हो गई, सिंपल सा, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस केस में बच्चों क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें रेट इज इक्वल टू K R की पावर क्या है, 1 आएगा। इट्स मींस यहां पर रेट की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। K की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है, डॉट R की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। मोल से मोल कैंसिल, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल। K की यूनिट क्या बची, सेकंड इनवर्स। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K इज सेकंड इनवर्स। क्या इतनी बात समझ में आया, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट K की जो यूनिट होगी वो सेकंड इनवर्स होगी, ठीक है। चलो इसके साथ साथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K R की पावर क्या होना चाहिए, जाहिर सी बात 2 होना चाहिए। रेट की यूनिट क्या होती है, आपके देखिए सर अभी बताया था, मोल पर लीटर पर सेकंड। K की कैलकुलेट करनी, डॉट कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, तो इसका स्क्वायर लगाएंगे। बट 1 मोल पर लीटर से 1 मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा क्या, सेकंड इनवर्स K, और यहां पर बचेगा मोल लीटर इनवर्स। इसको इधर लेके आएंगे तो ये जो मोल था ये मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट K फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक क्लियर हो गया।
ओके, तो अब इससे आगे हम लोग करेंगे कल।